साथियों, अपने अगले वक्ता होंगे जनाब अली अनवर साहब, जो पटना से हैं और बिहार के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं। बिहार के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं जनाब अली अनवर साहब। आज के इस सत्र की सदारत कर रहे बाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बीडी गोरकर साहब, निजामत कर रहे, संचालन कर रहे भाई मौर्य साहब, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, पिछली रात मैंने एक नोट तैयार किया था आपके बीच बोलने के लिए, लेकिन सारा मामला उलट पलट गया है। जिस मंच पर डॉक्टर कंचा इलैया जैसे सोशल साइंटिस्ट न सिर्फ इस मुल्क के सिरमौर हैं, बल्कि दुनिया भर में जिनका नाम है वो मौजूद हों, डॉक्टर महता जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल इंडिया फेम के वो मौजूद हों, और ये सारे लोग बोल चुके हैं, तब हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने आखिर में खड़ा किया है, तो हमारा सारा नोट उलट पुलट गया है। मैं देख रहा था कि कहां से शुरू करूं और इसमें क्या बोलने के लिए बच गया। दोस्तों, मैं यहां इंटर कर रहा था सवेरे, तो कहीं के एक डेलीगेट साथी ने कहा कि आपने पटना की अपनी तकरीर में कहा था, कोहरा छाने की बात कही थी। यहां तो कोहरा छट गया है, कोहरा नहीं। मैं कहना चाहता हूं, और जो लोग पटना के सम्मेलन में मौजूद थे वो अपने पेशानी पर जरा बल दें और मेरे उन बातों को जरा याद करें। मैंने कहा था यह मौसम का कोहरा ही सिर्फ नहीं है, यह सियासी कोहरा भी है और यह सामाजिक कोहरा भी है। दोस्तों, मौसम का कोहरा तो छट गया है, आसमान साफ है, लेकिन सियासी कोहरा भी लगा हुआ है। इस मुल्क पर फासिज्म का बादल मंडरा रहा है। गुजरात की बात हुई, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात की घटनाओं से हमारा माथा शर्म से झुक गया है, वो वहां गुजरात में फिर सारे लोग लगे रह गए, सारी पार्टियां लगी रह गई। नरेंद्र मोदी फिर से हुकूमत में पर काबिज हो गए। उसके तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। अभी पार्लियामेंट का चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस के हाथ से कई राज्य निकल गए। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी ने हुकूमत की बागडोर संभाली है। कहा जा रहा है नारी शक्ति का उदय हुआ है।
यह भी कहा जा रहा है कि बैकवर्ड का अपसर्ज है। मैं कहना चाहता हूं, कल उमा भारती को और वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा जाएगा ये रणचंडी की अवतार हैं या काली की अवतार हैं। कहा जाएगा कल काली मुंडों की माला लेकर के हाथ में खंजर लेकर के चलती है। एक बार इंदिरा गांधी को भी इसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश वार के समय दुर्गा की अवतार कहा था। तो दोस्तों, कोहरा छाया हुआ है। कट्टर हिंदूवाद का मुकाबला सॉफ्ट मुलायम हिंदूवाद से नहीं हो सकता है। ये आपने देखा, ये खतरा है। जिस देश का प्रधानमंत्री हाफ पैंट पहन करके संघ की शाखा में जाता है, तो उनके पास तो इतराने के लिए है। आरएसएस जैसा संगठन है, प्रधानमंत्री को उस संगठन के सामने हाफ पैंट पहन करके टोपी पहन के आना पड़ता है। आपके पास क्या है? जो उसके मुकाबले की शक्तियां हैं, उनके पास क्या है? उनके पास तो तख्तो ताज है, उनके पास प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, गृह मंत्री की कुर्सी है, कई राज्यों में उनकी हुकूमत है। उनके पास ग्लोबलाइजेशन है। लोग भूमंडलीकरण कहते हैं, कोई जगतीकरण कहता है। मैं नहीं कहता भूमंडलीकरण और जगतीकरण। तेलुगु भाषा में कंचा इलैया साहब एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है ग्लोबलाइजेशन के लिए, प्रपंचीकरण। हमने कई जगहों पर कहा है कि ग्लोबलाइजेशन मत कहो, जगतीकरण मत कहो, उसको प्रपंचीकरण करो। तो यहाँ की हुकूमत के पास वो प्रपंच का हथियार भी है, उनके पास अमेरिका भी है, उनके पास इंग्लैंड भी है। आपके पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये बाबा साहब अम्बेडकर है, हमारे पास ये महात्मा फूले हैं, आपके पास ये बामसेठ है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत तफसील से गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज मुल्क के सामने ही नहीं, बल्कि जो दुनिया के सामने संकट है, उसको समझो आप, और ऐसा कोई काम मत करना कि बाबा साहब के सामने बट्टा पड़े, आपके संगठन के सामने बट्टा पड़े। जिनके पास कुछ नहीं होता है, सर्वहारा जो होता है, उसके पास उसका संगठन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इसको अगर कोई तोड़ने की, इसको अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए एक नहीं हजारों कुर्बानियां देनी पड़े। साधारण कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता तक भी कुर्बानी देना पड़े, तो कुर्बानी दे करके भी बाबा साहब के सामने बट्टा नहीं आने देना, इस बामसेठ का झंडा बुलंद रखना। दोस्तों, ये क्या हो रहा है?
जो लोग कल तक बाबा साहब को गालियां देते थे, वो कितने सातिर हैं, वो बाबा साहब को भी आपसे छीनना चाहते हैं। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते। विनय कटियार ने कहा बाबा साहब मुसलमान विरोधी थे, असली हिंदू थे बाबा साहब। छीनना चाहते, छीन पाएंगे कि नहीं, इसमें हमको शक है। इसलिए कि बाबा साहब जलते हुए आग के अंगारे हैं, सूरज हैं। सूरज को कोई निगलने की कोशिश करेगा, चाहे वो संघ परिवार ही क्यों न हो, जैसा ताकतवर परिवार, वो निगल नहीं पाएगा। एक मित्र है, एक बार हनुमान ने सूरज को निगल लिया, तो सूरज हनुमान का पेट चीर करके निकल गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अरे विनय कटियार और ये सिंघल, इस बात को तुम समझ लो, बाबा साहब को तुम हिजायत नहीं कर सकते हो, निगल नहीं सकते हो, वो तुम्हारा पेट चीर करके निकल जाए। कहा जा रहा है मुसलमानों के साथ। अरे भाई, मुसलमान इस बात को समझता है इस मुल्क का, बल्कि दलितों से पहले मुसलमान ने बाबा साहब को समझा। कांग्रेसियों ने तो साजिश करके उनको हरा दिया था, लेकिन वो मुसलमान ही थे। खुलना के मुसलमान अभी बांग्लादेश में है, जिता करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा बाबा साहब। मुसलमान समझते हैं मुसलमान तुम्हारे छलावे में आने वाले नहीं। दलितों को भी इस बात को समझना है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार वो छीनना चाहता है। अरुण शौरी लिखते हैं, वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड, बाबा साहब को गालियां देते हैं और उसका एक नेता बाबा साहब को मुसलमानों का शत्रु बताता है, हिंदुओं का प्रतिनिधि बताता है। ये साजिशें हो रही है। पार्लियामेंट का चुनाव इसी अगले साल होने वाला, कल परसों से शुरू होने वाला। इन्होंने कोशिश की थी बाबा साहब के संविधान को बदलने की, वो कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए नहीं हो गई कि बहुत उस पर हल्ला हंगामा हो गया, इसलिए नहीं हो गई, इसलिए नहीं हुई कि उनको बहुमत नहीं है। और एनडीए के कई पार्टनर भी शर्मिंदा हुए और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिस दिन उनको पूर्ण बहुमत आ जाएगा, वो बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे। ये खतरा है आपके सामने, और इस खतरे को एक चुनौती है। मैं कहना चाहता हूं, एक साहब ने अभी हमारे विद्वान शुरू के वक्ता में प्रदीप धोबले साहब ने, मैं उनकी के इंटेंशन पर नहीं जाता, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात उनसे कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, कि बाबरी मस्जिद का मसला क्या सिर्फ मुसलमानों का मसला है? बाबरी मस्जिद का मसला क्या सिर्फ हिंदुओं का मसला है? बाबरी मस्जिद का मसला इस मुल्क के 1 अरब लोगों का मसला है। बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ गारा और ईंट से बने हुए जमीन के टुकड़े का मसला नहीं है। बाबरी मस्जिद का मसला भारतीय संविधान का मसला है, जिसे बाबा साहब ने बनाया। बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट का मसला है, जिसमें अंडरटेकिंग दिया था संघ परिवार के लोगों ने कि उसको हम नुकसान नहीं दें। ये मसला नहीं है कि एक उनको दे दें हम, या मस्जिद उनके हवाले कर दें और फिर से सारे झगड़े निपट जाए। वो क्या चाहते हैं मुसलमानों के साथ? वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान हमारे पैर की जूती बन करके रहें, उनको नागरिकता भी नहीं दी जाए, वो 2 दर्जे के सारी 2nd क्लास सिटीजन बना करके उनको रखा जाए।
वो जान रहे हैं कि हमारे दलित लोग आजाद हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, तो वो दूसरा दलित खोज रहे हैं मुसलमानों को बनाने के लिए। इसको समझना होगा। यह मस्जिद और एक मंदिर का सवाल नहीं साहब। आपने कहा मुसलमान तो समझने लगा। यह सांप्रदायिकता का जो मसला है वो बात एक तरफा नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है और दोनों तरह के लोगों को समझना होगा इस बात को। अगर विनय कटियार है, सिंघल है, टुकड़िया है, तो हमारे यहां भी सैयद सहाबुद्दीन और बुखारी जैसे लोग। दूध को दही बनाने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि 2 चम्मच जोरन की जरूरत होती है, तो ये सहाबुद्दीन और बुखारी वही जोरन डालने का काम करते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो हिंदू फिरका परस्ती की जान जो है वो मुस्लिम फिरका परस्ती रूपी तोते के पेट में अटकी हुई है और उसका मूड़ी ऐंठ दो और वो भी मर जाएगा। और हमने पसमानदा मुस्लिम समाज महाज बना करके इस काम को करना शुरू किया है। हमने अपने लोगों को बताना शुरू किया है, आपको भी बताना चाहते हैं। पार्लियामेंट का चुनाव सामने, कितने पार्लियामेंट के मेंबर पूरे देश से चुने जाते हैं? 545 चुने जाते हैं। उस 545 में शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम समझते हैं कि 119 या इस तरह से कुछ सीटें रिजर्व, 800 सीटें विधानसभाओं की रिजर्व आप चुन के जाए। लेकिन उस विधानसभा के अंदर हमारा मुस्लिम दलित का आज तक आजादी के बाद से आज तक खाता नहीं खुला। एक भी मुस्लिम दलित, हमारे यहां भी हलालखोर हैं, हमारे यहां भी धोबी है, हमारे यहां भी नक है, हमारे यहां भी भटियारा है, हमारे यहां भी इस तरह की जातियां हैं, उसका खाता नहीं खुला। 31 मुसलमान एमपी है पार्लियामेंट के अंदर अभी आज की तारीख, लेकिन उनमें से एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं है, बैकवर्ड मुसलमान नहीं है, ओबीसी का मुसलमान नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। ये समाज बीमार है। क्या ये सिर्फ मुसलमानों की चिंता होनी चाहिए? ये अली अहमद की चिंता है, ये पूरे मुल्क की चिंता होनी चाहिए, ये बामसेब की चिंता होनी चाहिए। जो लोग भी जमहूरियत और इंसाफ पसंद लोग हैं इस मुल्क के अंदर में, उन सभी की चिंता होनी चाहिए। आगे आने वाले पार्लियामेंट में हम 20 मार्च को पटना में रैली करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ था, बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने वाला, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, हमारे लोग भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यही तो सिफत है दलितों की, पसमानदा लोगों की, कि अपने रहनुमा को बहुत देर से पहचानते हैं। आपने भी बाबा साहब को बहुत देर से पहचाना। हमारे अंदर भी एक रहनुमा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल कयूम अंसारी। हम लोग अदब के साथ उन्हें बाबा अब्दुल कयूम अंसारी 1905 में पैदा हुआ वह आदमी हमारे बिहार की सरजमीन पर पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का यहाँ का खमीर था, वहां जाकर के उसने सियासत की। हमारे यहाँ महात्मा फूले जैसा भी एक आदमी पैदा हुआ था जिसका नाम है मौलाना अतीकुर रहमान नारवी। डोमा महिला मौलाना मुस्लिम लीगियों ने उनको कहा, मंसूरी बिरादरी के खिदमतगार कहा जाता है। आपके यहाँ और कई नामों से दूसरे के ऊपर जाना, पूरे मुल्क का दौरा करके पसमानदा और पिछड़े मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को इसमें जगाने का, अपने दौर में संगठित करने का, स्कूल खोलने का हम नहीं कर सकते। कयूम अंसारी साहब के यौम पैदाइश का 100 साल पूरा होने जा रहा है। शताब्दी समारोह हम मनाने जा रहे हैं
पटना के गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को दावत देते हैं रैली में आने के लिए। दोस्तों, हमारे जो आपके जो ब्राह्मण हैं, हिंदू ब्राह्मण जिनको कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि जो आपको किडनी लगा करके कुछ जगह भी अपने यहाँ लगा लेते हैं, हमको तो वो भी नसीब नहीं है। हमें कहा हमारा खाता भी नहीं खुला, असेंबली होती है मोटा मोटी यही है। तो हमारे जो सैयदवादी हैं, दे आर मोर ट्रेचरस, दे आर मोर क्लेवर, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन योर ब्राह्मण देन हमारा खाता भी नहीं खुलने दिया। हम तो अभी अलिफ पे कर रहे हैं, एबीसीडी से हमने शुरू किया। तो ये लड़ाई है। हमको इस अल्फाज से बड़ी घबराहट होगी, अकलियत। एक बार आपके सम्मेलन में हमने भी कहा कि आप भी अकलियतें भी कम होगा। अरे नहीं, हम अकलियत कैसे हैं? माइनॉरिटी कहा करके हमारे अंदर हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाए। हम इस मुल्क के किराएदार हैं, हम पटीदार हैं, आपके भाई हैं, हमारी जड़ें गहरी है। हमको हम अक्सरियत के लोग, मैं गया था महतो साहब बोकारो के इंटीरियर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर पर मीटिंग हो रही थी। हमने पूछा आपका क्या नाम है? तो बता है सलीम महतो, रहीम महतो। हमने कहा भाई महतो क्या है? तो हमारे पूर्वज बनी। आज भी जमशेदपुर के निकट एक गांव में एक भाई सिख है, एक भाई ईसाई है, एक भाई हिंदू है, एक भाई मुसलमान है। अब हमने कहा कि ना एक अकबर अहमद अंथोनी, हमारा अकबर अंथोनी, तो ये हमारा अकबर अंथोनी की कहानी। तो हमको आप अकलियत कहते हैं और अकलियत के नाम पर हमारा सारा हिस्सा आप लूट के चले जाते हैं, गजब कर देते हैं। हमने इसीलिए शब्दों में बड़ी ताकत होती, बड़े गौर से सुन रहा था कंचाइया साहब को, कितनी ताकत होती है शब्दों में, इन लिखतों में। ये टोटेम जो खड़ा किए जाते हैं इतिहास के अंदर, तो हमने शब्द निकाला। हम अकलियत नहीं है, हम माइनॉरिटी के लोग नहीं है, हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम पसमानदा। पसमानदा फारसी का लफ्ज, पस का मायने पीछे, मानदा का माने जो छूट गया या जिसको धकेल दिया गया पीछे। तो हमने वो ध्वनित करता है, वो अभिव्यंजित करता है जो मूल रूप में जो चीजें हैं, उस तो हमने निकाला। और हमने आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। शहाबुद्दीन और बुखारी और सिंघल और तोगड़िया की फितरत है लोगों को बांटना, मुल्कों को बांटना, कौमों को बांटना। जितना की भी फितरत हमारी फितरत है जोड़ना। हम इखलास में विश्वास करते हैं, मोहब्बत में विश्वास करते हैं, चीजों को जोड़ने में विश्वास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं हम पसमानदा, हम कहते हैं शान से कहते हैं हम दलित हैं। हमने उस अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया अपने यहां मोहम्मद उस्मान हलालखोर। कुछ लोगों ने हमसे मजाक किया कि भाई ये उस्मान हलालखोर क्या चीज है। हमने कहा कि देखो मुसलमानों में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हरामखोर होते हैं और एक हलालखोर होता है। हलाल का कमाई खाने वाला, मेहनत और मशक्कत का कमाई खाने वाला हलालखोर होता है, और चुपचाप बैठ करके तोन मोटा करने वाला हरामखोर। तो हम कहते हैं, शान से कहते हैं कि हम हलालखोर। तो इन चीजों को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं।
भाइयों, मैं एक बात कह करके अपनी बात मैं खत्म करना चाहता। मैं जान रहा हूं समय वक्त हो गया है, बोरकर साहब भी बोलने वाले हैं। मैं खुद डिसिप्लिन में रहने की इनके बोलने से पहले मैं खत्म कर दूं, ऊर्जा नहीं है। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो इस प्रदेश को मैं कल एक हमारे मित्र बता रहे थे कि इस प्रदेश को मैं दक्षिण भारत का बिहार मानता। क्या विडंबना है। आईटी टॉप, सबसे मुल्क का धनी यह सूबा माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कर्जखोर भी है। 37,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से इस स्टेट ने लिया है, कर्ज लिया है। देश का कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा कर्जखोर हो। साफ सुथरा ऊपर से तो लगता है, आईटी का बड़ा बोलबाला है, लेकिन हमने देखा यहां की मस्जिदों में और यहां की मंदिरों में इतने भिखारी आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे बिहार में भी नहीं मिलेंगे। ये सुबह रायलसीमा में 3 सालों से अकाल पड़ा हुआ है, भूख से बुनकर मर रहे हैं। मैं एक बुनकर का बेटा हूं, पूरे मुल्क में मर रहे हैं। सनतों की गरिमा के बारे में हमारी उंगलियों में जादू होता है। यही हमारा सरमाया है, यही हमारी पूंजी है। हम बढ़ई हैं, हम लोहार हैं, हम कर्मकार हैं, हम बुनकर हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब कुछ है, सभी में ये लोग हैं। वो सनत बर्बाद हो रही है और इस आंध्र प्रदेश में मुल्क में कहीं से भी ज्यादा बुनकर खुदकशी कर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। ये आईटी और ये देश का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र का कदमा, चाहे कोई अमेरिकन आकर के दे जाए, चाहे यहाँ की पार्लियामेंट की कोई कमेटी या यहाँ की केंद्र की हुकूमत दे, लेकिन यहाँ गरीबों का हाल क्या है उनसे जाकर के पूछो। किसान भी यहाँ भूख से सबसे ज्यादा मर गए, दूसरे जगह भी मर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चुनौतियां भी हैं। मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की कि हैदराबाद की सरजमीन पर आपका ये सम्मेलन हो रहा है, रजत जयंती सम्मेलन हो रहा है, और पार्लियामेंट के चुनाव के साथ यहाँ स्टेट असेंबली का चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने भी कभी मैं पत्रकार भूल से कहिए, मैं कभी पत्रकार हो गया था कुछ दिन के लिए, और एक एक्सीडेंट मान लीजिए, हमने एक किताब भी मसावात की जंग लिख दी। हमारे डॉक्टर नूर हसन आजाद हमारे साथी हैं, उनके पास उसकी अगर एक प्रति हो तो वो ला करके दे दें। कंचा इलैया साहब को सम्मानपूर्ण ढंग से मैं उनको भेंट करना चाहता हूं प्रतीक के रूप में। एक बार हमने कलकत्ता के अधिवेशन में जनाब बीडी बोरकर साहब को वो किताब भेंट की थी, तुरंत निकली थी। आप लोग हजारों की संख्या में अपने सम्मेलनों में रहते हैं, लेकिन मैंने और किसी को नहीं वो किताब भेंट की थी, बीडी बोरकर साहब को भेंट की थी। उस समय मैं इनको ठीक से जानता भी नहीं था, ये पर्दे के पीछे रहने वाले आदमी हैं, लेकिन एक पत्रकार की पारखी नजरों ने देख लिया था कि ये ऐसी शख्सियत है जिसको कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और पर्दे के पीछे लग करके परिवार को संगठित कर करके इस कौम को लीड कर सकता है, इस मुल्क को लीड कर सकता है। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल के फील्ड में मैं एक साधारण
कार्यकर्ता की हैसियत से बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं मसावात की जंग को मैं कंचाई लैया साहब को भेंट करना चाहता हूं। आशा है वे इसे स्वीकार करेंगे।